तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस जो पहला पेपर रहने वाला है उसकी बात कर रहे थे। और आप घबराइए मत, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये पहला पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट की बात हम करने वाले हैं। एक पार्ट के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस देख ली थी और आज के वीडियो में भी हम बाकी के 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वैसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास है इस टॉपिक से रिलेटेड, मगर हम जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही मतलब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बाकी हालांकि मैं आपको सारे के सारे प्रश्न करवा दूंगा इस चैनल के अंदर, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा परीक्षा तक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका संविधान पार्ट 2 की बात हम कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 से जो है हम चलिए चर्चा कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की कि अमेरिकी शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर कुछ शब्द लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सिद्धांत है वो देखिए, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण और अवरोध और संतुलन दो सिद्धांत और व्यवस्थाएं एक दूसरे की सहायक है और पूरक है, ठीक है। एक दूसरे उल्टी भी है और सहायक भी है। तो इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है कि शासन की जो शक्तियाँ हैं उसको मर्यादित करना है और संविधानवादी शासन की स्थापना करना है, जिससे शासन नागरिक की स्वतंत्रताओं को कोई आघात न पहुंचा सके, अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इसलिए ये सारे जो अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, यानी दोनों के बीच में अवरोध भी बीच बीच में है और उसके बीच में संतुलन भी स्थापना की गई है अमेरिका के संविधान के अंदर, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के निर्माता जो ये माउंटेस्क्यू है, उसके अनुसार देखिए, सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है, उनमें से प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। कुल मिलाकर जिसका काम है वो उसी को करना चाहिए, दूसरे के गोचे मतलब टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसका मतलब यह है शक्ति पृथक्करण का। जैसे न्यायपालिका है तो उसका काम न्याय करना है, न कि जो है सरकार के जो काम है, जो नीतियाँ, उनके कामों को मतलब आप कह सकते हैं देखना या फिर उनके कानून में टांग अड़ाना, उस प्रकार की बात है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, ब्रिटिश और अमेरिकी जो दल प्रणाली है उनमें कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 मिनट इसको हटा लेता, हट जा भाई, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रिटेन की जो दल समूह होते हैं वहाँ पे जो दलों का सुदृढ़ संगठन होता है, जबकि अमेरिका में दलों का जो ढीला ढाला संगठन पाया जाता है। अमेरिका में लूट प्रथा पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में ऐसी भ्रष्ट प्रथा नहीं है। यानी कि जो अमेरिका में भ्रष्टाचार वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्याएं जैसे भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर पाई जाती है, उसी प्रकार अमेरिका में भी पाई जाती है। और जो ब्रिटेन में उस प्रकार के सिस्टम वहाँ पे नहीं पाए जाते, ठीक है। तो अमेरिका का जो दल है वो एक सुदृढ़ संगठन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, अवरोध और संतुलन का क्या अर्थ है? ये फिर से प्रश्न आ गया और अब तो आप समझ ही गए होंगे अवरोध और संतुलन। तो देखिए, अवरोध और संतुलन का अर्थ है कि शासन के विविध जो अंग है एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है। यानी कि दोनों मतलब एक दूसरे का अवरोध भी उत्पन्न कर लेते हैं, मगर वो केवल इतना ही अवरोध करेंगे जितना कि उनके बीच में संतुलन हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। यही उसका सिद्धांत है। अगला प्रश्न आता है कि अमेरिकी संघ के प्रारंभ में कितनी इकाइयाँ थी और आज कितनी इकाइयाँ हैं? यानी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर आप चाहे तो जान सकते हैं कि अमेरिका के जो संघ के प्रारंभ में, यानी जब अमेरिका बना था, तो 13 इकाइयाँ थी। इकाइयाँ मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्य वगैरह, वहाँ पे पहले कितने राज्य थे, तो 13 राज्य उस समय इकाइयाँ थी और अब लगभग 50 इकाइयाँ, ठीक है, अमेरिका के अंदर। अमेरिका संघ के बात करते हैं। जैसे भारत में भी आप बता सकते हैं कमेंट करके कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत में कितने राज्य थे और वर्तमान में कितने राज्य, ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि निहित शक्तियों के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निहित जो शक्तियाँ, उसके सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? जो संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, या यह जो शक्तियाँ होती है उसको निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो शक्तियाँ मतलब जो अपने चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं, उनको प्रयोग करना आवश्यक होना। मान लीजिए सरकार के लिए कोई शक्तियाँ आवश्यक है और उनको अगर प्रयोग किया जाता है तो उनको निहित शक्तियों का सिद्धांत किया जाता है, ठीक है। यानी जरूरत पड़ने पर जो शक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न आता है कि अमेरिकी संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्रदान की गई है? तो अमेरिकी संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान, यानी वहाँ के जो संघ है उनको प्रदान की गई है, ठीक। अगला प्रश्न आता है कि अमेरिका में संघ प्रणाली अपनाए जाने के दो प्रमुख कारण बताइए।
तो इसका दो कारण देखिए, अमेरिका विशाल क्षेत्रफल है यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, तो इसलिए इस पर मतलब वो क्या कहते हैं, इसको संघ प्रणाली अपनाई गई है। और दूसरा है कि अमेरिका की जो जनता है वो एकात्मक शासन जो है उसको निरंकुशता का प्रतीक मानती है, यानी एकात्मक शासन को। अगर मान लीजिए सब जो संघ है मतलब जितने राज्य अलग अलग मतलब शासन करेंगे तो वहाँ पर जो अमेरिका है वो अब तक कई भागों में टूट चुका होता, जैसे भारत के अंदर है, ठीक है। हालांकि कई राज्य है मगर उनके ऊपर एक लीडर कौन है जो है संसद वगैरह कैबिनेट वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे एकात्मक शासन की व्यवस्था इसलिए स्थापित की गई है। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 2 चरणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे तो संविधान प्रक्रिया है मतलब वहाँ के संशोधन किस प्रकार होता है संविधान में। तो एक तो जो संशोधन की प्रस्तावना और दूसरा संशोधन का अनुसमर्थन या इसकी पुष्टि करना, ठीक है। ये इसके दो मतलब चरण हैं इस संशोधन के, यानी पहले प्रस्तावना, संशोधन की प्रस्तावना लाएंगे कि भाई क्या क्या हम उसके अंदर संविधान में संशोधन जो जिस चीज़ में संविधान संशोधन करना चाहते हैं उसकी प्रस्तावना पेश करेंगे कि भाई क्या क्या संविधान क्या क्या संशोधन हम करने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर, और उसके बाद में इसकी पुष्टि करेंगे, उसको मतलब पारित कर देंगे, उस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक। अगला प्रश्न आता है, अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये एक जटिल और कठिन प्रक्रिया, यानी कि ये कठिन संविधान, कठोर संविधान होता है, तो इसको संशोधन करना भी कठिन होता है, ठीक है। और संशोधन प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण अथवा पुष्टिकरण हेतु दो वैकल्पिक प्रक्रियाएं बताई गई है, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग प्रक्रियाएं और वैकल्पिक प्रक्रिया है। फिर अगला प्रश्न आता है, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो इसकी लिमिट है 2 ही बार ऐसा हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और वहाँ के 22वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई, ठीक है। यानी 10 साल आप मान सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा कोई बन नहीं सकता। वैसे हालांकि अधिकतर तो 5 साल ही बनते हैं, ठीक है, 5 साल या 4 साल, ठीक है। शायद अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल हो सकता है। तो अगला प्रश्न आता है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसके पद की योग्यताओं का वर्णन आपको करना है। कौन कौन सी योग्यता है। तो जो कॉमन योग्यता वो तो ये है कि अमेरिका का जो नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर जानी चाहिए, तो सब देशों में लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता बात करें तो ये 2 तो लागू होती है। साथ ही जो तीसरी है वो कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, ठीक है। और उसके अतिरिक्त दिवालिया, पागल और किसी अपराध के सिलसिले में जेल ना जा चुका हो। इस प्रकार की योग्यताएं 4-5 योग्यताएं हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, अमेरिकन राष्ट्रपति का जबी निषेधाधिकार क्या है। जबी वीटो आप कह सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जबी वीटो वाला। तो जबी वीटो क्या होता है, देखिए, यदि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जबी वीटो के प्रयोग द्वारा उन्हें विधि का रूप लेने से रोक सकता है। जैसे ये वीटो की तरह ही होता है, जैसे आपने वीटो का नाम तो सुना होगा कि कोई भी अगर देश मतलब कोई भी वर्ल्ड के अंदर जो 5 देश है उनके पास वीटो पावर है, तो वो कोई जो कानून है अगर आता है तो उनको वो वीटो लगा कर रोक सकते हैं, तो वो वही मतलब वो कैंसिल हो जाता है। तो उसी प्रकार ये अधिकार है राष्ट्रपति को है अमेरिका के, ठीक है। तो वो किसी भी कानून को मतलब जल्दी जल्दी में या फिर जब चाहे वो उसको वीटो कर सकता है, रोक सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है, पॉकेट वीटो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जबी वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। तो देखिए, यदि कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास आता है, यानी अंतिम लास्ट दिनों के बाद, और राष्ट्रपति उस विधेयक को बिना स्वीकृति या अस्वीकृति दिए पड़े रहने देता है, तो परिणाम स्वरूप विधेयक बिना स्वीकृति के ही अस्वीकृत हो जाता है, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी इसका मतलब शॉर्टकट में आपको ये समझाऊं कि मान लीजिए जो अमेरिका की संसद है उसने कोई कानून बना दिया और उसको अब राष्ट्रपति के पास यहाँ से भेज दिया। अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो चाहिए पास करने के लिए। अब राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करता नहीं है और वो अपने पास ही उस कानून को पड़े रहने देता है, तो ऑटोमेटिक ही वो क्या है, जो कानून है वो रद्द हो जाता है। रद्द इसलिए हो जाता है क्योंकि सिग्नेचर उसके हुए नहीं है, और जो रद्द होने की प्रक्रिया उसको पॉकेट वीटो, यानी कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग कर लिया। तो सेम जो चीज़ें हैं वो भारत के अंदर भी लागू होती है। भारत के राज्यपाल के पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं और भारत के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्तियाँ होती है पॉकेट वीटो की, ठीक है। वो कोई कानून को अगर मतलब पास नहीं करवाना चाहे तो वो अपने पास रख सकता है, और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है आप कह सकते हैं कि वो कैंसिल हो जाता है। हालांकि भारत के अंदर ये व्यवस्था है कि संसद जो दोबारा उस कानून को बना सकती है और दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। तो राष्ट्रपति को तो ये अनिवार्य हो जाता है कि दोबारा जब वो आए कानून तो उसको पास करना जरूरी हो जाता है। भारत की बात हो रही है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। फिर अगला प्रश्न आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के 2 कारण बताइए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण देखिए कि
जो राष्ट्रीय संकट है उसके कारण राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। यानी अमेरिका बहुत बड़ा देश है, सुपर पावर है, तो वहाँ उसके अंदर राष्ट्रपति के पास पावर होना ही चाहिए। दूसरा, न्यायिक व्याख्याओं के कारण भी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई है। तो वहाँ पे अलग अलग जो संविधान के द्वारा व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ की, तो उसके अंदर भी जो राष्ट्रपति की शक्ति है वहाँ की वृद्धि हुई है। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। तो देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित जो निर्वाचक मंडल है दलीय व्यवस्था के आधार पर होता है। तो वहाँ पे दो दल होते हैं, एक तो रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो वहाँ पे जो जनता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करती है। जो जनता है वो वहाँ पर जो निर्वाचक मंडल होता है उसको वोट देती है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल के अलग अलग कई सारे सदस्य होते हैं हर संघ से, यानी हर स्टेट से। तो वो जो सदस्य है वो अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं और वो जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति बनता है। ठीक, आप मान सकते हैं भारत के अंदर आप जैसे कि सांसद होते हैं, तो मान लीजिए आपने सांसद को वोट दिया और सांसद फिर करके जो पीएम यानी प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन करते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। अगला प्रश्न आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो ये तो जनता के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब वयस्क मताधिकार का है। फिर अगला प्रश्न आता है, विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य क्या है। तो इसकी जो दो तीन शक्तियाँ और कार्य हैं कि राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना, और राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, और राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग करना, यानी जब भी वीटो का प्रयोग करना। ठीक, ये तीन शक्तियाँ और कार्य विधायी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी शक्तियाँ और होती है। फिर अगला प्रश्न, ये एक जो है वो शक्ति छूट गई है, राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका का आदेश जारी करना। ठीक है, इसको भी आप शामिल कर लेना। अगला प्रश्न आता है, कौन से नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं बन सकते। जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं बन सकते जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोई भी लाभ के पद पर, ठीक है, तो वो लाभ का पद का मतलब ये होता है कि जो कोई सरकारी नौकरी में या फिर कोई पैसे वाला, ठीक है, उस प्रकार के जो आदमी होते हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लगाया जाता है। तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध महाभियोग यानी उसको हटाने की प्रक्रिया। तो जो महाभियोग है का प्रस्ताव है प्रतिनिधि सभा का कोई भी एक या कुछ सदस्य द्वारा देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है। यानी कि उन जो अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो इनमें से 3-4 आरोप आप लगा सकते हैं, सिर्फ यही, जैसे देशद्रोह, भ्रष्टाचार या कोई घोर अपराध हो गया। ठीक है, और वो कौन पेश करेगा, कहाँ पेश करेगा, वो प्रतिनिधि सभा यानी सीनेट के जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ के अंदर वो जो प्रस्ताव है पेश किया जाएगा, और उसको मतलब 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तभी वो हट सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि अमेरिकी संविधान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रयोग किया गया है या किया जा चुका है। तो ऐसा देखिए, केवल एक बार सन 1867 के अंदर राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने में एक मत की कमी रहने से राष्ट्रपति जॉनसन के पद से नहीं हटा जा सकेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल है। तो वहाँ पे एक ही वोट की कमी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जो राष्ट्रपति है वो वहाँ से उसका महाभियोग पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो महाभियोग है वो लाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। भारत में भी ये सारी चीज़ें काम करती है। लगभग अमेरिका का जो संविधान है वो भारत के संविधान जैसा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी का जो प्रश्न अब रह चुके हैं वो हम पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद, जय भारत।